जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हर एक प्रश्न को बेहतर आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं, जिससे आपका मैथ से बिल्कुल भय समाप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों को यह साफ बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे साथ इस सीरीज को कंप्लीट किया तो आपको मैथ में 12 नंबर के लिए केवल सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपको यह दावा करता हूं कि 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे। और मैं इस सीरीज को बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को सरल तरीके से समझाने वाला हूं, जिससे आपका मैथ का भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जो मन से हार गए हैं, इसकी वजह से मैथ से डर लग रहा है। मैं कहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये हौसला रखिए मेरे साथ कि मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और आप अपने मैथ में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 343/216 के घन रूप का आधार है। मतलब यह प्रश्न कह रहा है जो 343/216 ये जो भिन्न है, यह किसका क्यूब है, मतलब घन है। यह पूछ रहा है 5/4 का है, 6/4 का है, 7/6 का है, 7/5 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की बात, अगर गुणनखंड समझ में नहीं आ रहा है तो कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि इसका लॉस लेंगे। तो 3 4 3। तो सबसे पहले दो दो से काटने की कोशिश करते हैं, तो दो से नहीं कटेगा, क्योंकि दो से वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में सम संख्या होती है। तीन की बात करते हैं तो तीन, अगर इनका टोटल सम तीन से कट रहा है तो यह संख्याएं तीन से कटेंगी। 4 3 7, 7 3 10। तो यह भी संख्या तीन से नहीं कटेगी। दो से नहीं कटी है तो चार से भी नहीं कटेगी। और पांच से कोशिश करते हैं तो पांच से भी नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में इसके जीरो और पांच नहीं है। अब बात करते हैं छह की, अगर यह दो तीन से कटती तो छह से कट जाती। अब बात करते हैं सात की, तो 7 चौक 28, बचा कितना, 6। 7 9 63, बचा आया 49, फिर 7 से 49, फिर 7 1 7। तो मतलब 7 का क्यूब है 343 जो है, 343 जो है, यह किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। उसके बाद में बात करते हैं, नीचे दिया है 216। तो 216 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 का 3। तो यहाँ पर 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 2 गुणे 3 का होल क्यूब कर देंगे तो 3 दूना 6 का क्यूब। मतलब जो 216 है वह किसका क्यूब है, 6 का घन है। तो 7 का घन और 6 का घन। तो पूछा है 343 और 216 घन का रूप आधार, मतलब यह कौन सी संख्या का क्यूब है। तो 7/6 का है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। इस तरीके से आप घन, किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। जब तीन जोड़ी बन जाएगा तो घन होगा, जब दो दो का बनेगा तो वर्ग होगा। यह बात क्लियर रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यक्स के घात -7 गुणा यक्स के घात -9 का मान होगा। तो इन संख्याओं का मान पूछा है, जब इन संख्याओं का ये जो आधार इसको बोला जाता है, अगर आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। इसको याद रखिएगा। कब जुड़ जाती हैं, जब बीच में गुणा होता है। जब बीच में गुणा होता है, आधार समान होता है, तो घातें जुड़ जाती हैं। और यहीं पर अगर भाग का चिन्ह होगा तो घातें क्या होंगी, आधार समान होगा तो घातें घट जाएंगी। तो चलिए क्लियर करते हैं। यक्स के पावर -7, उसके बाद में प्लस -9, गुणा का चिन्ह है, इसलिए क्या हो रहा है, यहां पर जोड़ हो रहा है। इसको याद रखिएगा। 9 7 16, तो यक्स के घात -16। तो यक्स के घात -16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चौथा सही है। देखिए कितना सिंपल सा है। अगर यहीं पर ये चीजें होती, यक्स के पावर 2 भागे यक्स के पावर 3 -3, -3 कर देते हैं, तब क्या होगा, यक्स 2 माइनस -3, इसको कैलकुलेट करते हैं तो यक्स 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 3। तो यक्स के घात कितना आया, 5 आया। अगर यहाँ पर भाग दिया होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अगर गुणा दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि यह तभी होगा जब आधार समान होंगे। आधार समान होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, यह रहा वृत्त, और वृत्त का व्यास कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। व्यास किसे कहते हैं, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। और व्यास का आधी दूरी, व्यास का आधा मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, तो व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास ये बराबर किसके हो जाएगा, दो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। यह चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर और दो त्रिज्या, और त्रिज्या पूछ रहा है। तो जब त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 6/2, 2×6, तो 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 2 पर है तो सुइयों के बीच का कोण होगा। तो मतलब एक बात कह रहा है, सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। घड़ी में यह बात कह रहा है कि जो मिनट की सुई है वो किस पर है, 12 पर है। जो घंटे की सुई है वो किस पर है, 2 पर है। तो ये चीजें क्लियर हुई, प्रश्न में यही कह रहा है। और कह रहा है तो सुइयों के बीच का कोण होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक कोण में जैसे दो संख्याएं हुई 1 से 2 के बीच में, जैसे घंटे की सुई 1 पर है और मिनट की सुई 2 पर है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर यही कहें कि मतलब 2 से 3 के बीच में कितने का कोण बनेगा, अगर घंटे की सुई 1 पर है, घंटे की सुई 1 पर है और मिनट की सुई 3 पर है तो कितने का कोण बनेगा। तो देखिए, एक संख्या के बीच में जितने कोण बन रहे हैं, संख्या के सामने उतनी लाइनें खींच दीजिए और देखिए कोण कितना बन रहा है, 1 2, 2 कोण बना तो 2 × 30, तो मतलब इनके बीच में कितने का कोण बनेगा, 1 से 3 के बीच में कितने का कोण बनेगा, 60 का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं हैं, कितने कोण हैं, 1 2, तो मतलब 30 × 2 मतलब 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन चौथा सही होगा। 6 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपाती पूछा है, तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है √a×b, a×b मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती में है तो 6 × 54, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 2 32, 324, और 324 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 18 आया। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो कमरे का आयतन पूछ रहा है। तो कमरे का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 12 वर्ग मीटर और ऊंचाई दिया है 4 मीटर। तो कमरे का आयतन पूछ रहा है। आयतन का तो सूत्र यही है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, 12 दिया है, और ऊंचाई 4 दिया है। 12 चौक 48 घन मीटर होगा, 48 घन मीटर होगा। और जो क्षेत्रफल है यह वर्ग मीटर में है और आयतन जो है वह घन मीटर में है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दो ही होती हैं बीमाएं, तो इसलिए वर्ग होता है, और यहाँ पर ऊंचाई 3 बीमाएं हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, घन हो जाएगा। तो 48 घन मीटर होगा। इसको याद रखिएगा। सवाल समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये चीजें आपने सर बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो हमें भी यह महसूस होता है कि हम बच्चों को कैसा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट जो दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जैसे एक औरत थी, अपने परिवार में सभी को डेली साल भर खाना बनाती गई, खाना खिलाती गई, और उस परिवार के लोगों ने कोई फीडबैक नहीं दिया। मतलब खाना अच्छा बना है या खराब बना है, या नमक ज्यादा है, या कोई सब्जी खराब है, मतलब कोई फीडबैक, अच्छा भी है तो भी कुछ नहीं बोलते थे, बुरा भी है तो भी नहीं बोलते थे। मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तभी अच्छा कहिए, और अगर आप लोगों को अच्छा बेहतर नहीं लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप ये बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इससे मुझे फीडबैक मिलेगा। और उसी औरत ने क्या किया लास्ट टाइम पे, उसने जब गुस्से में आकर, जब साल भर इन लोगों ने फीडबैक बेहतर नहीं दिया परिवार के लोगों ने, तो एक दिन उसने नमक ज्यादा डाल दिया खाने में। तो जब नमक ज्यादा डाल दिया तो परिवार के लोगों ने जब खाना खाया तो क्या हुआ, जब परिवार के लोगों ने खाना खाया, नमक ज्यादा था, तो कहीं पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आता कि नमक कितना पड़ता है। तो मतलब जब उसने साल भर तक मेहनत किया तो आप लोगों ने कोई फीडबैक नहीं दिया कि बेहतर बन रहा है कि खराब बन रहा है। वैसे ही आप लोग, जब मैं वीडियो दे रहा हूं, आप लोगों को बेहतर कंटेंट दे रहा हूं तो तारीफ करिए, अगर खराब दे रहा हूं, अगर जो कमियां हैं तो उसको बताइए, जिससे मैं और बेहतर कर सकूं और मेरा भी मोटिवेशन बन सके। क्योंकि आप लोगों पर डिपेंड होता है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने जो चीजें फीडबैक में दिया तो मैं सोचता हूं हाँ यार ये चीजें करनी चाहिए बच्चों के साथ। अब पता लग रहा है मैं वीडियो पे वीडियो बनाते चला जा रहा हूं, आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो फीडबैक दीजिए, फीडबैक आप लोगों के लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने का सबसे पहला विधि है कि सबसे पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12y² प्लस माइनस 1, तो क्या हो गया 12 माइनस 12y² हो गया। अब बीच को इस प्रकार से तोड़ना है कि वह 12y में बन जाए। तो 12y, तो माइनस 4 गुणनखंड करते हैं, -4 और 3, -4y और 3y का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12y। अगर इसको घटाया भी जाएगा तो कितना आएगा -1 आएगा। ये चीजें क्लियर हुई। तो चलिए अब इस गुणनखंड को करते हैं। तो 12y² माइनस वाई माइनस 1, तो 12y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 1। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर 4y कॉमन लेते हैं, तो y माइनस 3y माइनस 1 आएगा। उसके बाद में यहाँ एक कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड कितना आया 4y प्लस 1 3y माइनस 1, यह इसका गुणनखंड हुआ। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है log a 2 के पावर x प्लस 3 log a 64 को x का मान ज्ञात करना है। मतलब x का जो मान है उसको ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि जैसे जो स्क्वायर बता रहे थे, स्क्वायर में हमने कहा कि जब आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। वैसे लॉग में जब आधार समान है, दोनों में ए है, तो इनकी घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो 2 के पावर x प्लस 3 बराबर क्या होगा 64 के। आधार जब समान है तो यह भी क्या है बराबर होंगे। तो जब हम इसको ऐसा गुणनखंड करें कि यह भी घात में बदल जाए, तो 2 के घात 6 करेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 2 के पावर 6। तो 2 में आधार दोनों के जब बराबर हो जाते हैं, देखिए फिर वही चीजें हो रही हैं। फिर 2 के पावर 6, अब दोनों का आधार समान है तो घात भी बराबर होगी। अगर आधार समान है तो घात भी बराबर होगी, इसको याद रखिएगा। तो x प्लस 3 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, तो x बराबर कितना आया 3 आया। आंसर कितना आया, x का मान कितना आया 3 आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में 2 3 4 5 और सेट बी में 4 5 6 8, यह सब तत्व दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं। अब पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उभयनिष्ठ पूछ रहा है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि यह बताता है कि ए बी जो दोनों सेट हैं इनमें कौन कौन सी संख्या दोनों के बीच में है। तो ए सेट में कौन कौन सी संख्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और सेट बी में कौन कौन सी संख्या 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो 4 5 इसमें भी है और 4 5 इसमें भी है। तो मतलब उभयनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 4 कामा 5, क्योंकि यह दोनों संख्याएं दोनों में है। अगर इसी u को उलट दिया जाए, u बना दिया जाए a यूनियन b, मतलब पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि इन दोनों सेटों में कितनी संख्याएं हैं। तो a यूनियन b पूछेगा जब, तो क्या लिखा जाएगा 2 3 4 5 6
8, यही लिखा जाएगा। यह सारी संख्याएं किस में लिखी जाएंगी? ए यूनियन बी में लिखी जाएंगी। ये सारी सारी चीजें क्लियर हुई। यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यूनियन का मतलब होता है दोनों में, जो दोनों में तत्व पाए गए हैं वही क्या है? ए यूनियन बी। और जो उभयनिष्ठ है वो क्या है? 4 और 5 है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 2 से 20 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है कि समस्त पदों का योग, समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। यह चीजें क्लियर हुई। अब 2 से 20 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, सबसे पहले यह बताइए। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं में आएगा कौन? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 17, 19। तो कितनी संख्याएं हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने पद हुए? 9 पद हुए। अब इनको टोटल करेंगे, सभी को जोड़ना है। तो जोड़िए, कितना आता है? आइए जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 1 25, 10 35, 35 3 38, 10 48, 48 5 53, 53 10 63, 63 7 70, 70 10 80, 80 10 90 और 9 99। टोटल कितना हुआ? 99 हुआ। और पदों की संख्या कितनी है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाग देंगे, 9 1 का 9, 9 1 का 9। तो समांतर माध्य कितना आया? 11 आया। यही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बटा 100। इसको याद रखिएगा, मूलधन दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन उसने कितना दिया है? 70,000 रुपए, ठीक है। और ब्याज की दर कितनी है? 12% वार्षिक ब्याज की दर है और 5 सालों को दिया है। तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज निकालना है तो पहले 2 जीरो कट गए। अब बचा कितना? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 700 गुणा 60 बराबर कितना होगा? 3 शून्य हुआ। तो शून्य को वैसे वैसे लिख लेते हैं। और 6 सत्ते 42। तो कितना हुआ? 42,000 रुपए साधारण ब्याज होगा। कितने सालों का? 5 सालों का। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मझले ब्रैकेट में फिर छोटा ब्रैकेट 4 गुणा 5 के घाते -2। देखिए, जब a के -1 लिखा होता है तो इसको अगर माइनस को हटाना है पावर को, तो क्या करते हैं? 1/a कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 4 पंचे 20, 20 के घात कितना है? -2 है। फिर प्लस 1/10 के पावर 2 प्लस 3/4 है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 20, इसको जो माइनस है इसको प्लस में बदलना है। तो 1/20 के पावर 2 हो जाएगा। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यह चीजें क्लियर हुई। उसके बाद में 3/4, यहां तक क्लियर हुआ। तो 1/20 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सबसे पहले यह बताइए। जो 20 या ऊपर था 1/20 हो गया। अब इसका स्क्वायर हो गया तो 1 का स्क्वायर और 1 होगा और 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 हो जाएगा। 400 प्लस 100 प्लस 3/4। तो अब देखिए यहाँ पर सभी का एलसीएम कितना हुआ? 400 हुआ। तो 400 हुआ तो इसकी जगह पर 1 होगा और 100 की जगह पर कितना होगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 1 का 4, तो 100 आया। 100 त्याई 300, 300 हो गया। क्योंकि इसका एलसीएम जो आया है वो कितना है? 400 है। तो इसका टोटल करेंगे तो 305/400, 300 यहाँ पर कर लेते हैं। 305/400। फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 छक 30, 5 1 का 5, 5 अट्ठे 40। तो 61/80 आंसर आया। सरल रूप क्या है? 61/80। यह चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 10 12 8 9 11 19
13, 10, 20, 22 की माध्यिका ज्ञात करनी है। अगर किसी भी जो डाटा है उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उस डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। 8 के बाद में क्या है? 9 है। 9 के बाद में 10 है। 10 दो बार है तो 2 बार हमने लिखा। 10 के बाद में 11 है, 11 लिखा। 11 के बाद में 12 है तो 12 लिखा। 12 के बाद में 13 है तो 13 लिखा। 13 के बाद में 19 है। 19 के बाद में 20 है। 20 के बाद में 22 है। सभी डाटा आरोही क्रम में अरेंज हो गए हैं। अब अरेंज हो गए हैं तो कितने संख्याएं हैं, कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर कितने पद हैं टोटल? 10 पद हैं। और सम संख्याओं की जब माध्यिका निकालनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं n बाई टूवां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 वां पद। बात क्लियर हुई? बटे 2। तो n पद है, n पद कितना है? 10। 10 बटे 2 हो गया तो पांचवा पद। उसके बाद में n बाई 2, 5 1 6, छवां पद बटे 2। तो पांचवा पद क्या है? 1 2 3 4 5। पांचवा पद है 11। और छठवां पद क्या है? 12 बटे 2। 12 11 11 दूना 22, 1 23, 23 बटा 2। तो 23 बटा 2 जो है इसकी माध्यिका है। इसको और सरल रूप में करना चाहते हैं तो 11.5 आ जाएगा। इसकी माध्यिका कितनी होगी? 11.5। यह आंसर सही होगा। और बातें क्लियर हुई तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 से गुणा करने पर पूर्ण गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब यह कह रहा है कि इस संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या से किससे गुणा कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो 6075 का सबसे पहले यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से करते हैं। 3 दूना 6, फिर 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 3 छाक 18 बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर उसके बाद में 5 से, फिर 3 से करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से करते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 पच्चे 25, 5 एक्का 5। तो देखिए 5 का 2 जोड़ा बन गया, 3 का 2 जोड़ा बन गया, 3 का 2 जोड़ा बन गया, 1 3 बचा है। तो मतलब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मतलब 1 3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 6075 जो है यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप लोगों को अगर मैथ से डर लग रहा है तो मैथ को छोड़ जाने से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैथ के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने मेरे साथ यह सीरीज कंप्लीट की तो मैं कहता हूं आप 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे। 12 नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए, 12 नंबर तो नॉर्मल है अगर आप लोगों ने ये सीरीज फॉलो किया। क्योंकि डीएलएड एक ऐसा एग्जाम है जहां पर 60 से 70% जो प्रश्न है ना वो प्रीवियस ईयर से ही आधारित होते हैं। और मैथ जो है उसमें केवल शब्दों का फेरबदल, जो अंक होते हैं उन अंकों को बदला जाता है, बाकी जो सवाल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यह प्रश्न है 7050 को 1/5, 1/4, 1/3 के जो अनुपात हैं अनुपात में बांटिए। तो सबसे पहले यह जो अनुपात दिया है इसको पूर्ण अनुपात में बदलते हैं। अनुपात में अनुपात दिया है तो इसको पूर्ण अनुपात में बदलते हैं, मतलब पूर्णांक में बदलते हैं। तो 1/5 मतलब 5 4 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो इसका अनुपात हो गया। फिर 1/4 गुणा 60, फिर 1/3 गुणा 60। तो इसको पूर्णांक में जब बदल देंगे तो पूर्णांक के अनुपात में तो क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 और 4 एक्का 4, 15 चौका 60, फिर उसके बाद 20 तिहाई 60। तो किस अनुपात में आ गया? 12 15 20। तो कितना हो गया? 12 15 27, 27 20
47। तो टोटल संख्याएं 47 हुई। 47 यक्स बराबर कितना है 7050। तो यक्स बराबर हो जाएगा 7050 बटे 47। 47 पंद्रहियम कितना होगा 47 पंद्रहियम होगा 705। तो 705 तो 15 कितना आया 150 आया। तो अब हम 150 का प्रत्येक संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रत्येक संख्या का अनुपात में जो ये धन है यह किसको किसको कितना मिला है यह पता चल जाएगा। 15 दूना 30, 15 एक का 15, 15 3 18, मतलब 1800 12 वाले को मिलेगा। और 15 पंद्रहियम 225, 2250 रुपए मिलेगा 15 वाले को, मतलब दूसरे अनुपात को। और तीसरे अनुपात वाले को कितना मिलेगा 3000 रुपए मिलेगा। इस अनुपात में पैसे को बांटा जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई जो है वो 75 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ जो होता है वो किसकी तरह होता है कमरे के आयतन के बराबर होता है, कमरे के आकार का होता है। तो जो कमरे का आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो यह बातें कह रहा है। तो उसमें इसमें 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के कितने घनाभ के टुकड़े बनाए जाएंगे। मतलब प्रश्न को समझिए, एक घनाभ है जो बड़ा वाला घनाभ है जिसका 75 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा घन है जिसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब यह बात कह रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है कि यह जो बड़ा वाला घनाभ है इसमें कितने घनाभ काटे जाएंगे, छोटा छोटा घनाभ कितना काटा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। अगर इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितने घन कटेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। तो बड़े वाले घन का आयतन क्या है 75 गुणा 15 गुणा 5 बटे 15 गुणा 3 गुणा 1, दोनों का आयतन जब डिवाइड कर देंगे तो 15 से 15 कट गया, फिर 3 1 दूना 6, 3 पचे 15, 25 पंचे 125। तो टोटल 125 घन कटेंगे। कितना कटेंगे टोटल 125 घनाभ काटे जाएंगे। इस बड़े वाले में से छोटे घनाभ कितने निकलेंगे 125। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 को यक्स प्लस 3 से भाग देने पर भागफल और शेषफल पूछा है। तो सबसे पहले इसको भाग देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14, ठीक। तो इसको यक्स प्लस 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर इसको बनाने के लिए यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा और यहाँ पर जब माइनस हो जाएगा तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4x प्लस 14 हो जाएगा। तो फिर इसको 4x को काटना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो 4x प्लस 4 तिहाई 12 माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा तो कट गया और 14 में से 12 गए तो कितना बचा 2। तो जो भागफल आया यक्स प्लस 4 आया और शेषफल जो आया वह 2 आया। यह चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। हमने 2024 में जितने भी प्रश्न आए थे देखिए उन सभी प्रश्नों को लिया है और बेहतर तरीके से सरल तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और काफी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।